नमस्कार मित्रों आज दिल्ली से एक मनोज जी ने एक सवाल पूछा है और उस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और वो सवाल ये है कि जो मैप रीडिंग स्किल्स हैं उस पर एक मनोज का रिक्वेस्ट है कि उस पर एक क्लास ले ली जाए। तो छोटी सी मैं आपके सामने बात रखूँगा कि किस तरह से मैप रीडिंग करवाई जा सकती है या उसके लिए क्या क्या स्किल्स की आवश्यकता होती है। इस पर हम और आप अपना फोकस रखने वाले हैं। तो आपको ये मालूम ही है कि सामाजिक अध्ययन के विषयों में और कभी कभी अन्य विषयों में भी मानचित्र की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है और मानचित्र को अध्ययन करना हम सबको आना चाहिए। और हम सबको जब मैं कह रहा हूँ तो हमारे दृष्टिबाधित बच्चे भी उसमें, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी उसमें सम्मिलित हैं। तो आप देखें, अब मानचित्र पे थोड़ा विचार कर लेते हैं। मानचित्र जब कभी भी हम किसी भूभाग को 2 डायमेंशन पेपर पर बनाने की कोशिश करते हैं, तमाम अन्य स्थानों के बीच की दूरियां आदि दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो जो रूपरेखा हमारे सामने आती है उसको मानचित्र कहते हैं। और इस मानचित्र में जो मुख्य जो अवयव हैं वे हैं, एक तो दिशा बहुत आवश्यक है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर मानचित्र जब बनाया जाता है तो उसमें दिशा की सूचना होती है कि आप ऊपर की तरफ एक तीर लगा होता है, अक्सर ऊपर की तरफ उत्तर है, नीचे दक्षिण है ना। तो इस तरह से हम दिशाओं को बताते हैं। वहाँ पर राइट साइड में पूरब और लेफ़्ट साइड में पश्चिम, ये दिशाएं रहती हैं। तो ये जो दिशा का ज्ञान है, ये दिशा की जो सूचना है, ये बहुत आवश्यक है। अब बात ये हुई कि अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो उस मैप को पढ़ ले, मैप रीडिंग कर ले, मैप रीडिंग स्किल की आपने बात करी है, मैप रीडिंग कर ले, तो इसका मतलब ये है कि उसको डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि वो तमाम स्किल्स की जो कि मैप रीडिंग करने के लिए आवश्यक है। तो पहली स्किल हुई कि आपको डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट बच्चे को बतानी समझानी है ना। तो दिशा सूचक जो प्रत्यय है वो बच्चे को आना चाहिए। ये आपको पहले बता के रखना है कि नक्शे में हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दायां तरफ पूरब की दिशा और बाईं तरफ पश्चिम दिशा होती है। इस बात को आपको बताना है। अब यहाँ एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि दृष्टिबाधित बच्चों के संग काम करना थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात हो सकती है। तो जब आपने उस मैप को बनाया तो फिर सीधा किधर से है, उस हो सकता है उसका वो अपसाइड डाउन पकड़ ले, ठीक उसका उल्टा पकड़ ले, तो उसका उत्तर दक्षिण ठीक है ना विपरीत हो सकता है। तो ऐसे में आपको कोई ना कोई ऐसा संकेत वहाँ पर मानचित्र में देना होगा ताकि वो ये पता कर सके कि हाँ जी उत्तर यही दिशा है। ऐसे में आप या तो नक्शे का जो मानचित्र का जो नाम है उसको ऊपर रखें, लिखें, या उस अपर राइट जो कॉर्नर है, ऊपरी दाएं हाथ का जो कॉर्नर है, वहाँ पर कुछ संकेत उपलब्ध कराएं, है ना। कोई ना कोई ज़रूर आपको ऐसी विधि ढूंढनी होगी जिससे कि दिशाओं का ज्ञान सही से हो सके और बच्चा सबसे पहले उस मानचित्र को सीधा रखे। तो ये है डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट जो कि हमको आपको समझाना है बच्चे को। एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो है जिससे हम और आप दृष्टिबाधित बच्चे को ख़ास तौर से मैप रीडिंग के साथ जोड़ सकते हैं, वो है क्लॉक कॉन्सेप्ट। अब देखिए, डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट के बाद क्लॉक कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूँ। क्लॉक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जिस तरह से घड़ी में ऊपर की तरफ 12 बजते हैं, नीचे 6 बजते हैं, राइट साइड में 3 और लेफ़्ट साइड में 9 बजते हैं। तो ये आप जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें आप ये कॉन्सेप्ट बच्चे को डेवलप कराने वाली बात है। यदि भारत के संदर्भ में कहूँ तो ऐसे कहा जा सकता है कि 12 बजे की स्थिति पर जम्मू कश्मीर, 6 बजे की स्थिति पर केरल, तमिलनाडु के अंतिम हिस्से है ना, और 9 बजे की स्थिति पर गुजरात, और इधर 3 बजे की स्थिति पर पश्चिम बंगाल और तमाम नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं वो 2 बजे और 1 बजे के आसपास की स्थितियों में होंगे। तो ये सब आपको बच्चे को बताना, यानी कि क्लॉक कॉन्सेप्ट डेवलप करनी है। तो
तो ये भी एक स्किल है जो कि हमें दृष्टिबाधित बच्चे को समझानी पड़ सकती है। यहाँ पर आप देखें तो 2 बातें बताई मेन रूप से, एक दिशा सूचक हमारा जो प्रत्यय है, उसके बाद क्लॉक कॉन्सेप्ट यानी कि घड़ी का प्रत्यय है ना, ये बात हमने आपको बताई। और तीसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो कि मानचित्र में दी जाती है हर समय, वो है स्केल या कि एक दूरी का जो एक अनुपात होता है। दरअसल आप देखते हैं कि एक पेपर पे एक मानचित्र बना हुआ है, पूरा भारत का नक्शा आप एक कागज़ पे, छोटे से कागज़ पे बना देते हो, है ना, जबकि भारत की लंबाई कोई 3200 किलोमीटर के आसपास है, चौड़ाई भी लगभग इतनी ही है। तो आप इन लंबाइयों और चौड़ाइयों को एक A4 से भी छोटे कागज़ पे बना देते हो, तो आपको वहाँ पर ये एक तय करना पड़ता है पैमाना कि भाई इस मैप पर जब आप 1 सेंटीमीटर मूव करोगे तो आप कितने किलोमीटर एक्चुअली ऑन ग्राउंड मूव कर जाओगे। तो ये एक रेशियो है, एक अनुपात है ना, जिसको कि हम पैमाना कहते हैं। और वो पैमाना वहाँ पर देना बहुत आवश्यक है कि किस तरह से वो जो हमारा बच्चा है वो ये समझ पाएगा कि जब हम थोड़ा सा भी खिसके उस पैमाने पर, मानचित्र पर, तो कितना हम ऑन ग्राउंड खिसक जाएंगे, कितना चल लेंगे। तो ये जब अनुपात जब तक माइंड में क्लियर नहीं होगा तब तक भी वो मानचित्र को ठीक से जानकारियाँ उसके मन में आ नहीं पाएंगी। तो आप यूँ समझें कि जब आप कभी भी बच्चे को मैप रीडिंग कराना चाहते हो तो आप उसको सबसे पहले दिशा, उसके बाद दिशाओं का ज्ञान, उसके बाद दूरियों का ज्ञान, माने कि इन टर्म्स ऑफ दिस स्केल कि भाई कितना दूरी पर कितना चलने पर कितना दूर आप बढ़ जाएंगे। उसके बाद चूँकि बच्चा हमारा दृष्टिबाधित है, इसलिए आप उस मैप को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसे क्लॉक कॉन्सेप्ट दे दें। क्लॉक कॉन्सेप्ट में भी आप जब भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया तो वो समझ पाएगा कि हाँ जी कहाँ क्या स्थिति हो सकती है। उसके बाद एक और बात यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, वो है जो कि आपने, मुझे लग रहा है कि पढ़ी हुई है मोबिलिटी के संदर्भ में, लैंडमार्क एंड क्लूज़ की जानकारी। मुझे लगता है यहाँ भी उसकी बहुत जानकारी बच्चे को देना ज़रूरी है कि लैंडमार्क्स जो हैं हमारे, है ना, वे भी बहुत आवश्यक हैं जब हम किसी मैप पर किसी एक पर्टिकुलर स्थान को लोकेट करते हैं। तो आप देखो ज़रा, जैसे लैंडमार्क का मतलब ये है एनी मार्क ऑन द लैंड, यानी कोई ऐसा मार्क लैंड पर जो कि बहुत ही मतलब सामान्य तौर पर दृष्टिगोचर है, मतलब बहुत आसानी से देखा जा सकता है। कोई बड़ा सा कोई बड़ी सी बिल्डिंग या बड़ा सा कुछ ऐसा चौराहा या कुछ इस तरह से बात होती है ख़ास तौर से, या और भी कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं जैसे कि नेशनल हाईवे, है ना, या कि कोई नदी, कोई पहाड़, कुछ इस तरह की संरचना है पृथ्वी पर जो कि आपको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करने में मदद करेंगी, वो लैंडमार्क्स होते हैं। तो लैंडमार्क्स की भी यहाँ पर जानकारी देना बहुत आवश्यक है। उदाहरण फिर से मैं आपको दूँ, जैसे मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि भारत के नक्शे में बम्बई को लोकेट करिए। अब आप ज़रा देखें कि दृष्टिबाधित बच्चे की बात हो रही है, देखने वाले बच्चे के लिए बड़ा आसान है ये सब करना, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चे को यदि आप ये समझा दें कि जब आप भारत के नक्शे पे ऊपर से चलते हो, है ना, तो आपको मतलब ऊपर बाएं हाथ को यदि आप लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर और उसके बाद पंजाब, है ना, फिर राजस्थान का एक बड़ा सा हिस्सा आएगा, है ना। राजस्थान के हिस्से में आपको एक लैंडमार्क मिलता है। राजस्थान का यदि आपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखी हुई है तो वहाँ पर आपको एक ऐसा कुबड़ सा निकला हुआ दिखाई देता है जो कि पाकिस्तान में घुसा हुआ है, वो एक लैंडमार्क है ना। उसके बाद फिर आप आगे जाओगे तो फिर आप गुजरात में उसी तरह के दो बार उस तरह से लैंडमार्क आपको मिलेगा, मतलब ऐसी ज़मीन बाहर निकली हुई है फिर अंदर आई है, फिर बाहर निकली है फिर अंदर आई है, इस तरह से लैंडमार्क उसको आप समझा सकते हैं, है ना। उसके जब आप नीचे चलोगे, है ना, तो थोड़ा चलने पर आपको लैंडमार्क क्रॉस करने के बाद जब आप नीचे चलोगे तब आपको बम्बई मिल सकता है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि नक्शे पर भी कुछ लैंडमार्क्स की आप सोच सकते हैं। इसी तरह से जब आप
पूर्व दिशा में जाएंगे तो वहाँ पर भी आप देखें बंगाल है ना के नीचे जब आप साउथ की तरफ चलने लगते हैं है ना, तो फिर आप देखें कि आंध्र प्रदेश कहाँ से शुरू होगा, तो फिर से वहाँ पर जो बंगाल की जो रचना है ना, वो भी एक लैंडमार्क हो सकती है। मतलब कोई ऐसा कर्व, कोई ऐसी रचना जो पूरे फ्लो में नहीं आ रही थी, अलग से है, इस तरह से कुछ सोचा जा सकता है। तो कुछ लैंडमार्क्स की भी बात आप बच्चों को बताएंगे। इस तरह से मुझे लगता है कि जब आप सभी कॉन्सेप्ट्स बच्चे को समझा देते हैं तो फिर वो मैप रीड करने के योग्य हो जाता है। तो ये रही बात। एक प्रश्न जो आज आया था वो मैंने कोशिश की है आपको बताने की, और आपके प्रश्नों का लगातार मुझे इंतज़ार है। मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से प्रश्न पूछते रहें और हमारा भी हौसला बढ़ाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।